हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? डायनामिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 2 एसएलओस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस थ्रू एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ये तो हमने किया था ना, मैंने लास्ट शायद यही बात समझाई थी कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स समझाई थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, इसी तरह से जो है वो फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये समझाई थी ना मैंने। हाँ, सो इसके बाद मुझे बताओ टॉपिक क्या है। इसके बाद मोमेंटम है दूसरा एसएलओ। ठीक है, हाँ, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम। इसे मैं एक सेकेंड सेटिंग्स कर लूँ, उसके बाद आते हैं इस पे दोबारा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मोमेंटम। सो जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है वो मोशन के बारे में पढ़ा था, और मोशन में खास तौर पे हम मोशन की क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। वहां हमने जो है वो सिर्फ ये चीज पढ़ी थी, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। वहां हमने जो है वो मोशन को डिफाइन किया था कि मोशन की क्या डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन के साथ जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको टाइप्स को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो वहाँ हमने स्टडी किए थे। एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम जो है वो मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। जब हम किसी भी बॉडी के अंदर जो मौजूद क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको मेजर कर रहे होते हैं, सो दिस मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो मोमेंटम को हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद होता है, जब हम मोशन को क्वांटिफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें, सो वो जो अमाउंट है, वो जो क्वांटिटी है, वो हमारी मोमेंटम कहलाती है। और ये जो मोमेंटम है वो स्पेसिफिकली हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड करती है। वन इज द मास ऑफ द बॉडी एंड अदर इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो ये जो दो फैक्टर्स है मोमेंटम के, मास और वेलोसिटी के, मास और वेलोसिटी, इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो है वो क्या रिलेशन है मोमेंटम के साथ। मोमेंटम रिलेटेड टू मास एंड मोमेंटम रिलेटेड टू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक फ्लोर है और इस फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक ये वॉल बनी हुई है, दिस इज आवर वॉल, और इस वॉल के साथ जो है वो मैं एक बॉडी है जो कि आके इसके ऊपर हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कार है। अगर ये कार जो है वो इस वॉल को आके हिट करती है विद लेट सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड, इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक मोटरसाइकिल मौजूद है, और वो मोटरसाइकिल भी जो है वो अगर आकर इसे हिट करे, और मोटरसाइकिल उसको हिट करती है विद द सेम स्पीड। सो जब ये दोनों बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, आके इस वॉल को हिट करेंगी विथ सेम स्पीड, बॉडी ए की भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, बॉडी बी की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है,
जब सेम स्पीड से आके इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगी ये दोनों व्हीकल्स, तो जो डिस्ट्रक्शन है या जो इफेक्टिवनेस है फोर्स की, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, दोनों जब आके वॉल पे टकराएंगी तो टकराने से फोर्स अप्लाई करेंगी। सो दोनों जब आके टकरा रही है वॉल के साथ, तो किस केस के अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी? व्हीकल बी। व्हीकल बी जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। इट विल कॉज मोर डिस्ट्रक्शन, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगी बॉडी बी के साथ। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि व्हीकल बी का मास, बिकॉज व्हीकल बी का जो मास है वो ज्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब मूविंग बॉडी है, जब आप इसको टकरा रही है, टकरा के एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो ट्रांसफर करने से इसके बाद जो खुद के पास एनर्जी है वो ज्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों बॉडीज जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, तो सेम स्पीड से मूव करने के बावजूद भी जो है वो जो अमाउंट ऑफ मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो बॉडी बी के अंदर ज्यादा है। और रीजन इसका तुमने जो है वो बिल्कुल सही बताया, अमाउंट ऑफ मोशन इन बी इज ग्रेटर। और ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन इसीलिए है बिकॉज जो बी का जो मास है, बी इज मोर मैसिव देन ए। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो मास के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब जिसका मास ज्यादा था, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो भी ज्यादा होगा। तो मैं यहां ये कह देता हूं कि अमाउंट ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट बॉडी। किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा होगा तो उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो भी ज्यादा होगा। इसी एग्जाम्पल को अब हम एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसी तरह से वॉल मौजूद है और यहाँ पर दो सेम कार्स हैं। एक हमारे पास हो जाएगी कार ए और दूसरी हमारे पास सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कार है और उसको हम नाम दे देते हैं कार बी। बट अब इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि कार ए इस वॉल के ऊपर आके स्ट्राइक करती है विद 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो कार बी है वो वॉल को आके स्ट्राइक करती है विद 100 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब किसके अंदर डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा होगी? कार बी। Destruction caused by car B is more than कार A। और ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? हालांकि दोनों सेम कार्स हैं, दोनों की जो मास है अब यहाँ इस केस के अंदर सेम है। सो अब इस डिस्ट्रक्शन कार बी से ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। Because car B has more your greater velocity or speed than कार ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो भी उतना ज्यादा होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जो है वो एक फ्लोर के ऊपर यहाँ पर एक पर्सन मौजूद है, यहां से हमारे पास आती है एक बाइसाइकिल, ये हमारी बाइसाइकिल है और ये इसको आके हिट करती है विद 15 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ इस तरफ से जो है वो आके एक बुलेट इसको हिट करती है, बुलेट इसको आके हिट करती है विद लेट सपोज 900 मीटर्स पर सेकेंड। इस बाइसाइकिल का जो मास है
वो मास इसका तकरीबन होगा लेट सपोज 5 किलोग्राम, और ये जो बुलेट है इस बुलेट का मास तकरीबन होगा 50 ग्राम या फिर 0.05 किलोग्राम। अब अगर हम पूछें कि डिस्ट्रक्शन इन दोनों में से, बाइसिकल और बुलेट दोनों में से डिस्ट्रक्शन किससे ज्यादा होगी? बुलेट से। बुलेट से जो है वो डिस्ट्रक्शन ज्यादा कॉज होगी। बुलेट विल कॉज more destruction than bicycle. So अब हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे? क्योंकि बुलेट की स्पीड ज्यादा है बाइसाइकिल से। बुलेट की स्पीड ज्यादा है, बट अगर हम मास को देखें तो मास तो बाइसाइकिल का ज्यादा है। बट स्पीड तो उसकी ज्यादा है ना, इसलिए। बिल्कुल सही है, स्पीड इसकी ज्यादा है, बट अभी देखो मैंने यहाँ पे दो फैक्टर्स बताए ना कि जो अमाउंट ऑफ मोशन है बॉडी के अंदर, अभी हमने पिछली दो एग्जांपल्स के अंदर देखा कि अमाउंट ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ। जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा। इसी तरह से मैंने अमाउंट ऑफ मोशन के बारे में बताया कि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर भी। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो ज्यादा होगा। तो तुमने आंसर तो बिल्कुल सही दिया कि बुलेट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइसिकल, जो कि हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंस है। बट अगर हम फैक्टर के हिसाब से देखें तो तुमने रीजन दिया कि बुलेट की स्पीड ज्यादा है, और बट मैंने ये कहा कि मास के ऊपर भी तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मोशन, तो यहाँ पे मास तो बाइसिकल का ज्यादा है। तो अब यहाँ दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज का मास भी अलग अलग है, दोनों बॉडीज का जो है वो स्पीड भी अलग अलग है। पिछली एग्जांपल्स के अंदर जो है, इस एग्जांपल के अंदर दोनों बॉडीज की स्पीड सेम थी बट मास अलग अलग था। इसी तरह से इसकी जो हमने सेकेंड एग्जांपल की, सेकेंड एग्जाम्पल जो की हमने उसमें दोनों बॉडीज के मास सेम थे बट यहाँ पर स्पीड अलग अलग थी। और यहाँ जो मैंने फाइनल लास्ट एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दोनों बॉडीज की स्पीड भी अलग अलग है, दोनों बॉडीज की मासेस भी अलग अलग है। तो अब अगर हमें अमाउंट ऑफ मोशन को इस तरह की एग्जाम्पल के अंदर डिस्क्राइब करना हो कि किस बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा या किस बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कम होगा, तो ये डिस्क्राइब करने के लिए हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनका जो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का, उससे फिर हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ मोशन किसमें ज्यादा है। तो जब हम प्रोडक्ट लेके देखेंगे मास और वेलोसिटी का, तो हमारे पास बुलेट का जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो ज्यादा आएगा। तो यहाँ जहां पर भी मैंने वर्ड ये यूज किया था अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन मौजूद है, इस चीज को जो है वो हम कहते हैं मोमेंटम। सो दिस इज द न्यू टर्म मोमेंटम, जिसको हमने डिफाइन किया एज द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, या फिर हम इसको मोमेंटम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट मोमेंटम is equal to the product of mass and velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो p का यूज करते हैं। सो फाइनली हमारे पास मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ से इसका यूनिट निकालें, सो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो इसका SI यूनिट फॉर्म होता है दैट इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका SI यूनिट आ गया। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें, सो दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मीन दिस रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन और इन दी बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो जिस तरह हमने फोर्स के बारे में बिल्कुल स्टार्ट के अंदर डिफाइन किया था, मुझे उन बातों को रिकॉल कराओ जो फोर्स के बारे में बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ी थी। Force moves or tends to move or stops or tends to stop the motion of the body. It can also change the direction of motion of the body and state of the body. बिल्कुल सही है। तो फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इट कैन चेंज, सॉरी चेंज मैं पहले इसके साथ ही लिख देता हूँ, फोर्स कैन चेंज, क्या चीज चेंज कर सकती है? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। State of the body means from rest to motion and from motion to rest. Similarly हमने वहां पढ़ा था कि application of force can change the velocity of the body, बॉडी की जो है वो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली हमने कहा था वहां पे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो है वो शेप भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये वो सारे इफेक्ट्स थे जो कि हमने पढ़े थे इन डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सिमिलरली यहाँ एक और चीज हम देखेंगे कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन आल्सो चेंज, या देयर इज आल्सो अ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बॉडी। बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर है ये बात? हाँ। सो हम यहां से फोर्स को एक और तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसी बात को जो है वो मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी जो है वो समझाता हूँ। ये हमारे पास यहाँ एक और डेफिनेशन आ गई है फोर्स की, दैट with the application of force or with the present in the presence of a force बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाता है। सो यहाँ जो है वो मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखो जिसको हम यहाँ रिलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो अभी हमने यहाँ पे बात की चेंज इन मोमेंटम की, कि मोमेंटम चेंज हो जाए। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब है मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी के ऊपर। मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीजों पे, वन इज मास एंड द अदर इज वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या उस मूवमेंट के दौरान, उस मोशन के दौरान क्या बॉडी का मास में चेंज आ सकता है? नहीं। बॉडी के मास के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो चीज है बॉडी की वो कांस्टेंट है। तो जब मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब है बॉडी का मोमेंटम सिर्फ किस वजह से चेंज होगा? वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी की वजह से। सो यहाँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं इस डेफिनेशन को समझाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फोर्स की वजह से बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ब्लॉक था, इसका मास हम ले लेते हैं 2 किलोग्राम, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई और ये जो है वो इस ब्लॉक का मास था। अगर हम इस बॉडी के मोमेंटम की बात करें तो इस बॉडी का मोमेंटम कितना आएगा? 20 kg per meter per 20, second. ठीक है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता हूं। ये ऑलरेडी मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। फोर्स अप्लाई करने से सबसे पहला चेंज क्या आएगा इसके अंदर? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैंने फोर्स अप्लाई की है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कितनी फोर्स अप्लाई की है, उस हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी।
लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड. So now the momentum of the body is equals to mass multiplied by velocity, and during the application of force there is no change in the mass of the body. सिर्फ जो चेंज आया है वो आया है velocity में, that is 20 मीटर पर सेकेंड. तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया? 40 kg meter per second. 40 kg मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियली बॉडी का मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड था, और विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया. बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी के ऊपर देखते हैं. लेट्स सपोज मैंने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी की जो स्पीड या बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास हो गई 3 मीटर्स पर सेकेंड. अब मेरे पास वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हुई? बिकॉज मैंने जो फोर्स अप्लाई की है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो अब अगर मैं यहाँ से मोमेंटम निकालूं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मास अगेन विल रिमेन अनचेंज एंड वेलोसिटी अब इसकी हो गई है 3. सो मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा 6 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंटम डिक्रीज हो गया. जब मैंने फोर्स अप्लाई की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया. सो इन एग्जांपल से हम जो है वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं दैट मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है. मोमेंटम कैन बी चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में चेंज आ जाता है. अब मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो सकता है, मोमेंटम इंक्रीजेस, या फिर जो है वो मोमेंटम डिक्रीज हो सकता है, मोमेंटम डिक्रीजेस. इंक्रीज कब होता है मोमेंटम? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए. When force is in the direction of velocity. Similarly, momentum decrease कब होगा? Opposite to the direction of force is opposite to the direction of velocity. So इस एग्जाम्पल से हमने ये बात सीख ली कि फोर्स एंड मोमेंटम आर रिलेटेड. F and P are related. फोर्स और मोमेंटम जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, वो अभी हम यहाँ पर जो है वो ड्राइव करते हैं. सो अभी तक जो हमने एक चीज सीखी भी है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू ma. ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पहले सीख लिया है. इसी तरह से मोमेंटम के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला देखा दैट इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, फोर्स डिपेंड करती है मास और एक्सेलरेशन पे. तो इस तरह से हम फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो है वो एक रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं. सो इसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं. F इज इक्वल टू ma. अब मुझे बताओ A का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो A का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद डेल्टा V एंड डिवाइडेड बाय टाइम. सो डेल्टा V को हम कैसे एक्सप्लेन करें? VF minus VI. बिल्कुल सही है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T. तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस फोर्स के फॉर्मूले के अंदर.
सो मेरा फोर्स, माय फोर्स विल बी इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। यहां तक क्लियर है? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखो क्या करते हैं, मास को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आर फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है ये स्टेप? हाँ। सो नेक्स्ट, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी किसके बराबर होता है? मोमेंटम। मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ जो मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, ये किसके बराबर होगा? पी एफ। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। इसी तरह से मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम के। जिस तरह से हमने डेल्टा वी को एक्सपेंड किया था वी एफ माइनस वी आई करके, बिल्कुल इसी तरह से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के। सो यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम को रिप्लेस कर देते हैं पी एफ माइनस पी आई से। So the force is equal to change in momentum with respect to time. So ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला या एक रिलेशन आ गया बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फॉर्मूला क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले से अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूं इस फॉर्मूले के हिसाब से? Rate of change of momentum is called force. बिल्कुल सही है। ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज, और जो डिवाइडेड बाय टाइम होता है इसका मतलब होता है रेट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला और द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सो यहाँ हमारे पास जो है, जो हमने एग्जाम्पल से रिलेशन देखा कि फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में चेंज आ जाता है, तो इसी तरह से हमने जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करके दिखा दिया, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अभी हमने जो है वो मोमेंटम को डिफाइन करते हुए एसआई यूनिट क्या लिखा था मोमेंटम का? kg मीटर पर सेकेंड। हमने मोमेंटम का एसआई यूनिट लिखा था किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। सो ये मेरे पास जो है वो एसआई यूनिट आया था मोमेंटम का, और ये मैंने निकाला था फ्रॉम दिस फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mv। अगर मैं यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला देखूं, तो डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा kg पर मीटर पर सेकेंड। देखो ये जो फॉर्मूला है ना फोर्स का, इस फोर्स के फॉर्मूले में से मुझे बताओ डेल्टा P का क्या फॉर्मूला बनेगा? टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको सामने ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो डेल्टा P हमारे पास बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। समझ आई ये बात? हाँ। ठीक है। सो जिस तरह हमने यहाँ से एक यूनिट बनाया, बिल्कुल इसी तरह से मोमेंटम के लिए हम यहाँ से भी यूनिट बना सकते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो टाइम का यूनिट है वो होता है सेकेंड। सो हमारे पास एक और यूनिट आ गया मोमेंटम के लिए, दैट इज न्यूटन सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम न्यूटन सेकेंड के अंदर भी जो है वो मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहें या फिर न्यूटन सेकेंड कहें, इन दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके,
सो ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स भी जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ हमारे पास 3 क्वांटिटीज है इस फॉर्मूले के अंदर। वन इज फोर्स, अदर इज टाइम एंड दिस इज मोमेंटम। सो इन तीन में से कोई भी दो वेरिएबल्स अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 2 seconds, what will be the change in momentum? मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? 20 न्यूटन सेकेंड। 20 न्यूटन सेकेंड्स या फिर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कहें कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द रेट ऑफ चेंज, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 50 kilogram meter per second, and the time required for this change is 2 seconds. So what will be the amount of force acting on the body? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कहें कि देयर इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 100 न्यूटन सेकेंड इन अ बॉडी with the application of 20 Newton force, what will be the time required for this change in momentum? मोमेंटम और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप? नहीं, टाइम जो है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से टाइम हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी ओवर एफ। 5 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ से टाइम आ जाएगा इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्लियर है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट टॉपिक बताओ मुझे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? State the law of conservation of momentum. Okay. The law of conservation of momentum. So conservation का मतलब क्या होता है? सेव करना। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू रिमेन सेम, सेम रहना, और टू रिमेन कांस्टेंट। सो ये जो लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ये अप्लाई होता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जो है वो ये नहीं होता। पहले मैं जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट law of conservation of momentum states that for an isolated system the total momentum always remain constant और always remains same। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसको अभी हम यहाँ समझते हैं कि सेम रहने का क्या मतलब है। और यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, वन इज आइसोलेटेड एंड द अदर इज सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है वो चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हो। वो तमाम चीजें जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सिस्टम कहलाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कार मेरा सिस्टम है। अगर मैं जो है वो पेन से कॉपी के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ
तो वो पेन, कॉपी और मैं, ये पूरा एक सिस्टम है। तो जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सिस्टम कहलाती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम मीन्स द थिंग्स दैट आर अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सिस्टम कहलाती है। इसी तरह से हम यहाँ बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की। सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम या ऐसी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हो जिसका इफेक्ट बाहर की सराउंडिंग पे ना पड़ रहा हो और सराउंडिंग का जो इफेक्ट है वो अंदर सिस्टम के ऊपर ना पड़ रहा हो। लेट सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है या ब्लॉक है और अंदर जो है वो बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये जो मेरा कंटेनर है जिसके अंदर सारे गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये मेरा पूरा कहलाएगा सिस्टम। सो अगर इस सिस्टम का इफेक्ट बाहर सराउंडिंग के ऊपर नहीं पड़ रहा और बाहर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट इस सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ रहा, तो ये जो सिस्टम है मेरा ये कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। डेफिनेशन क्लियर है आइसोलेटेड सिस्टम की? हाँ। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हो और वो आइसोलेटेड हो, और आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स मीन कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है वो नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक और चीज की एडिशन कर देते हैं, दैट आउटसाइड फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स इस अंदर सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के बाहर ये सारी चीज जो है वो सराउंडिंग है। आउटसाइड फोर्स का जो इफेक्ट है वो अंदर सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, और जो इनसाइड फोर्स है, इनसाइड फोर्स का भी कोई इफेक्ट बाहर सराउंडिंग के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब है सिस्टम का कोई इफेक्ट सराउंडिंग पे नहीं पड़ रहा और सराउंडिंग के किसी फोर्स का इफेक्ट सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो ये जो मेरा सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाया। सो लॉ ये कहता है कि इस पूरे हमारा जो सिस्टम था जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा, यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिंपल सा सिस्टम है, इसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज हैं। एक बॉडी को मैं नाम दे देता हूं बॉडी ए और दूसरी बॉडी को मैं नाम दे देता हूं बॉडी बी। मेरे पास सिंपलिसिटी के लिए जो है वो सिर्फ ये दो बॉडीज मौजूद है। बॉडी ए के मास को मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट सपोज दिस इज 1 किलोग्राम, और बॉडी बी का जो मास है इट इज 5 किलोग्राम। ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है विद 1 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद 25 मीटर्स पर सेकेंड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या होगा? ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी। दोनों बॉडीज जो है वो आपस में टकराएंगी। टकराने का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों बॉडीज करीब आ रही है तो बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने की वजह से सबसे पहला जो चेंज आएगा दोनों बॉडीज में वो क्या आएगा? बॉडी बी का मोमेंटम बॉडी ए में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। सो लेट सपोज यहाँ पे जो बॉडी ए का मोमेंटम है इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कितना आएगा? 1 kg मीटर पर 1
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास बॉडी ए का मोमेंटम आ गया। बॉडी बी का मोमेंटम कितना आएगा? 125 kg meter per 125 second. मीटर पर सेकेंड। ये जो मेरा पूरा सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम में मेरे पास कितनी बॉडीज है? 2 bodies. 2 बॉडीज है। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? दोनों मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे। दोनों मोमेंटम्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वी विल गेट द टोटल मोमेंटम, दैट इज 126 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरे पास टोटल मोमेंटम आ गया इन दोनों के टकराने से पहले। अब टकराने से तुमने कहा कि दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो मूव करने से दोनों के दरमियान कोलिजन होगा, एंड कोलिजन की वजह से हमें पता है कि दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। ये दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो सबसे पहला चेंज आएगा दोनों बॉडीज के ऊपर, दैट इज देयर वेलोसिटीज विल चेंज। दोनों की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी से कितनी फोर्स से टकराए हैं, दोनों के मासेस कितने, उस हिसाब से दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। लेट सपोज बॉडी ए की जो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट विल रिमेन 1 किलोग्राम एंड दिस विल रिमेन 5 किलोग्राम। सो बॉडी ए की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बॉडी बी की भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बॉडी ए का पहले मोमेंटम था 1 और बॉडी बी का जो पहले मोमेंटम था वो था 125। सो टोटल हमारे पास आ रहा था 126। लेट सपोज टकराने के बाद बॉडी ए का मोमेंटम हो गया लेट सपोज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और बॉडी बी का जो मोमेंटम है वो हो गया 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज आया या नहीं आया? आया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बॉडी ए के मोमेंटम में भी चेंज आया, बॉडी बी के अंदर भी चेंज आया। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उस सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम बॉडीज, हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक दो बॉडीज लिए, अगर इसमें दो से ज्यादा बॉडीज भी होती तो तमाम बॉडीज के आपस में कोलिजन की वजह से तमाम बॉडीज का जो मोमेंटम है वो चेंज होता, किसी का बढ़ जाता किसी का कम हो जाता, बट जो टोटल है सिस्टम का टोटल मोमेंटम, टोटल जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो पहले टोटल कितना आ रहा था? 126 kg meter. और जब इन दोनों के दरमियान कोलिजन हुआ, फोर्स अप्लाई की एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया, और इस चेंज आने के बाद जो हमने टोटल निकाला, अब टोटल कितना आया? अभी भी 126 ही है। अभी भी जो है वो मेरा जो टोटल मोमेंटम है वो 126 ही आएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि चाहे हम कोई भी सिस्टम ले लें, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, ये जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहेगा, ना तो इंक्रीज होता है टोटल मोमेंटम, ना ही टोटल मोमेंटम डिक्रीज होता है। क्लियर है ये? क्लियर है यहां तक बात? हाँ। ठीक है। सो जो अभी हमने नंबर्स लेके, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके जो है वो बात की, उसी को जो है वो हम वेरिएबल्स लेके जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है हमारे पास
यहाँ हमारे पास लेट सपोज दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी डी। बॉडी ए हमारे पास ये हो गई और बॉडी बी को हमने सपोज कर लिया दिस। इसके मास को हमने सपोज कर लिया m1 और इसका मास हमारे पास हो गया m2। ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 और इस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रही है बॉडी बी, इसकी वेलोसिटी को हमने सपोज कर लिया u2। सो अभी कोलिजन नहीं हुआ है इनके दरमियान, तो अभी हम कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं बिफोर द कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें, सो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसी तरह से मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो अगर हम टोटल मोमेंटम निकालें बिफोर कोलिजन, that is equal to momentum of body A and momentum of body B, that will be equal to m1 u1 plus m2 u2। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। ओके, मैंने दो बॉडीज जो है वो कंसिडर की, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों के मासेस को सपोज कर लिया m1 m2। दोनों जिस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे उसे मैंने सपोज कर लिया u1 एंड u2। अब कोलिजन से पहले बॉडी ए का मोमेंटम निकाला, बॉडी ए का मास मल्टीप्लाई बाय बॉडी ए की वेलोसिटी। फिर मैंने बॉडी बी का मोमेंटम निकाला, दैट इज बॉडी बी का मास मल्टीप्लाई बाय बॉडी बी की वेलोसिटी। अब ये जो मेरा सिस्टम है पूरा, इस पूरे सिस्टम में मेरे पास सिर्फ ये दो बॉडीज है और मैंने सपोज किया दैट माय सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मेरा जो सिस्टम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सो टोटल मोमेंटम मैंने निकालने के लिए इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम को ऐड कर दिया। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए m1 u1 एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी m2 u2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो अब आफ्टर कोलिजन, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल के अंदर भी देखा कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने की वजह से दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं उसमें चेंज आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी ए हो गई और ये हमारे पास जो बॉडी है वो हो गई बॉडी बी। बॉडी बी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है और बॉडी ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। मास इसका सेम रहेगा m1 और इसका जो मास है वो भी सेम रहेगा m2। The only change that has occurs during this collision is the velocities of these two body। बॉडी ए की पहले वेलोसिटी थी u1, मैं इसको अब कंसिडर कर लेता हूं कि उसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होके हो गई v1। इसी तरह से बॉडी बी की जो वेलोसिटी u2 थी, अब वेलोसिटी चेंज होके हो गई v2। यहां तक जो मैंने एग्जांपल आफ्टर कोलिजन में सारी वेरिएबल्स पुट किए, बात समझ आ गई? हाँ। ओके, सो अब मुझे बताओ कोलिजन होने के बाद जो बॉडी ए का मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? m1 v1। ठीक है, एंड बॉडी बी का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? m2 v। m2 v2। सो अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए, दैट इज pt इज इक्वल्स टू pa प्लस pb। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है ये? हाँ। सो अब हमारे पास टोटल मोमेंटम दो है। हमारा जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है दो आ गए मेरे पास। एक वो टोटल मोमेंटम जो कि कोलिजन से पहले था, एक वो मोमेंटम जो कि कोलिजन के बाद था। सो अगर हम इसी सिचुएशन के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें इसी एग्जांपल पर, दैट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum।
So according to law of conservation of momentum, we can state that total momentum before collision is equal to total momentum after collision. क्लियर है ये स्टेटमेंट? हाँ. ठीक है. सो बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम ये है मेरे पास टोटल, और आफ्टर कोलिजन वाला जो टोटल मोमेंटम है वो ये है. सो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सो ये हमारे पास एक फाइनल स्टेटमेंट है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमारे पास दो बॉडीज थी और वो जो पूरा सिस्टम था वो मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम था. क्लियर है ये बात? हाँ. ओके. तो इससे रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल में समझा देता हूँ कि ये इसी फॉर्मूले को जो है वो हम प्रॉब्लम के अंदर जो है वो किस तरह से यूज करते हैं. सो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 variables. यहाँ हमारे पास टोटल जो है वो 6 वेरिएबल्स हैं. ये है हमारे पास u1, देन है हमारे पास u2, फिर है हमारे पास v1, फिर है हमारे पास v2, देन हमारे पास है m1 और देन हमारे पास है m2. u1 का मतलब क्या है? Velocity of the body 1 ये हमारे before पास है collision. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी. u2 क्या चीज है? Final velocity of the body 1. u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ही है सेकेंड बॉडी की. मैं पीछे डायग्राम में दोबारा दिखाता हूं. इनिशियल का मतलब है बिफोर कोलिजन. सो कोलिजन से पहले देखो, यहाँ पे कोलिजन से पहले बॉडी ए की वेलोसिटी u1 थी और बॉडी बी की वेलोसिटी u2 थी. टकराने के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी u1 से v1 हो गई और टकराने के बाद बॉडी बी की वेलोसिटी u2 से v2 हो गई. ठीक है? हाँ. अब मुझे v1 बताओ, v1 क्या चीज है? Final velocity of body 1. फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी. ठीक है. v2 क्या चीज है? Final velocity of second body. Final velocity of second body. Similarly, m1 and m2 are the mass of first body and m2 is the mass of second body. क्लियर है ये फॉर्मूले के अंदर सारे वेरिएबल्स? तो इसी फॉर्मूले को यूज करके जो है वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक बॉडी हमारे पास गिवन है ए, इसका मास है 100 किलोग्राम. इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास जो है वो 50 किलोग्राम है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद 2 मीटर पर सेकेंड. अब क्या होगा कि बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को जाके टकराएगी और टकराने के बाद जो है वो इन दोनों के मासेस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस विल रिमेन 100 किलोग्राम एंड दिस बॉडी विल रिमेन 50 किलोग्राम.
सो टकराने के बाद अगर बॉडी एक ही वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होके फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? सवाल समझ आया? मास सेम ही रहेगा। मास सेम रहता है। देखो मास किसी भी वजह से जो है वो चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स को मार्क करवाओ। मुझे बताओ कि ये 10 kg क्या चीज है? M1, दिस इज M1। ये क्या चीज है? M2, ये मेरा M2 हो गया। ये क्या चीज है? U1, दिस इज U1। ये क्या चीज है? U2, ये हमारा U2 हो गया। ये क्या चीज है? V1, दिस इज V1। और ये V2। हमारा V2 है। समझ आ गया कैसे सॉल्व होगा? तो इस तरह से जो है वो इन 6 में से कोई भी एक वेरिएबल अगर हमें फाइंड करना हो, अगर बाकी तमाम रिमेनिंग जो वेरिएबल्स हैं वो गिवन हो, तो हम इस तरह से इस मेथड को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अपने पास सॉल्व करना, और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कि इसकी वेलोसिटी कितनी आती है। ओके। ठीक है, सो मैं इस क्वेश्चन को सेंड कर दूंगा। अपनी क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, तो चला कल की क्लास के अंदर जो है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।